Hello everyone, myself Dr. Sikandra. Today I am going to discuss about intrinsic and extrinsic factors affecting growth of microorganisms in food. When microorganisms grow in food, they cause varying degrees of changes in the food's characteristics as a result of metabolic activity. जो भी ये बदलाव खाने में आते हैं कुछ तो हमारे लिए डिज़ायरेबल हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन के दौरान जो खाने में बदलाव आए, और कई बार ये जो चेंजेस आते हैं वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं, जैसे कि स्पॉइलेज या फूड पॉइजनिंग के समय पे जो भी खाने में बदलाव आते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. सबसे पहले होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स. दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द फूड इटसेल्फ. एंड सेकेंड वन इज extrinsic factors. These factors are related to the environment in which food is stored. So, we are going to discuss these factors in detail. Intrinsic factors. The parameters present in substrate in which the microorganisms are growing that are internal part of the substrate are called intrinsic parameter. जो इंट्रिंसिक पैरामीटर्स हैं वो किसी भी फूड प्रोडक्ट के जो नेचुरल या इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं. ये जो पैरामीटर है ये किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा या कितने नंबर्स में होगा उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर्स अफेक्ट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट टू द फूड इटसेल्फ. जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं उनमें हम कवर करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड, कि किसी भी खाद्य पदार्थ में क्या न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है, क्योंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. फिर जो फूड प्रोडक्ट का पीएच क्या है, उसमें वाटर एक्टिविटी क्या है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में कितना रेडॉक्स पोटेंशियल है, उसमें एंटी माइक्रोबियल बैरियर्स क्या क्या प्रेजेंट हैं, और उस फूड प्रोडक्ट की क्या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है. ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में ग्रो करेंगे. न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड, किसी भी खाद्य पदार्थ में क्या न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है. न्यूट्रिएंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किसी भी फूड प्रोडक्ट की क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, न्यूट्रिएंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, या उनका न्यूट्रिएंट्स का क्या प्रपोर्शन है, यही डिसाइड करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कितना प्रमोट करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैव टू बी कंसिडर्ड आर द एनर्जी सब्सटेंस इन फूड, nitrogen substances, growth promoting substances, and accessory food substances like vitamin, minerals and water content, which all are very essential for growth or energy production of organism. ठीक है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं फूड प्रोडक्ट में उनको हर एक को अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, विटामिन, मिनरल एटसेट्रा. तो कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में, ये डिसाइड करता है कि माइक्रोबियल का ग्रोथ रेट कितना होगा, माइक्रोब्स का क्या ग्रोथ रेट होगा, कितना ज़्यादा वो ग्रो करेंगे. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर है, वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन इसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट भी हैं जो कई सारे माइक्रोब्स को रिक्वायर्ड होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं रेदर देन ईस्ट एंड मोल्ड्स. ठीक है, इसी तरीके से जो मोल्ड्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए शुगर की ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, ईस्ट को उनसे थोड़ा सा कम, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम शुगर की कंसंट्रेशन में भी इजीली ग्रो कर पाते हैं. तो इस तरीके से जो फूड का जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन क्या है बेसिकली, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेंगे और उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी ग्रोथ की. pH. pH is the measures of the hydrogen ion concentration of a particular food product. Every organism has a minimal, maximal and optimal pH for growth. हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है जिस पे वो अच्छे से ग्रो कर पाता है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि लो पीएच पे, दैट इज़ एसिडिक पीएच पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं.
कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एल्कलाइन पीएच पर ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि थोड़े से न्यूट्रल पीएच पे काफ़ी ज़्यादा स्पीडली ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो जो पीएच होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि ग्रोथ रेट क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और सेकेंडली किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड प्रोडक्ट में ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो ईस्ट और मोल्ड्स होते हैं वो ज़्यादा एसिड टॉलरेंट होते हैं बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तो जो ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ है वो उन फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होती है जिनका पीएच जो है वो एसिडिक होता है, और बैक्टीरिया जो है वो उन फूड प्रोडक्ट में ज़्यादा ग्रो करेगा जिनका जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है या फिर थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो जो भी फूड प्रोडक्ट है उसका जो पीएच लेवल है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट का क्या ओरिजिन है, किस टाइप का फूड प्रोडक्ट है, मतलब उसकी जो नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, जैसे कि जो मीट है, फिश है या वेजिटेबल है वो स्लाइटली एसिडिक होती हैं, और इनके कंपैरिजन में जो फ्रूट्स होते हैं वो मॉडरेटली एसिडिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें किसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, उनमें ग्रोथ होगी ईस्ट और मोल्ड्स की। तो फूड प्रोडक्ट में स्पॉइलेज करने वाले ईस्ट और मोल्ड्स होते हैं, और जो स्लाइटली एसिडिक हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं तो उनमें जो सडन पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसमें स्लाइड में जो शो करी गई है उसमें ये दिखाया गया है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम पीएच की रेंज की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा स्पीडली ग्रो करने के लिए, क्योंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही ग्रो करता है, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, जैसे कि जो बैक्टीरियाज हैं वो 4 to 9 पीएच की रेंज में ग्रो करते हैं, जो मोल्ड्स हैं वो 1.5 to 11 तक ग्रो करते हैं, ईस्ट है 1.5 to 8.5 पीएच तक की रेंज में ग्रो कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो पीएच की रेंज है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है कि किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में किसकी वजह से सडन ज़्यादा होगी। इसे करती हूँ। वाटर एक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द फूड इज मेजर्ड एज वाटर एक्टिविटी लेवल। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए फ्री वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कितना फ्री वाटर अवेलेबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उसको हम वाटर एक्टिविटी में एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब है कि जिसकी ज़्यादा वाटर एक्टिविटी है उसमें फ्री जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम वाटर एक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेशर ऑफ द फूड सबस्ट्रेट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द सिमिलर टेम्परेचर। ठीक है, तो जो प्योर वाटर होता है उसकी वाटर एक्टिविटी जो है 1 के बराबर होती है, और जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो वाटर एक्टिविटी है वो 1 से, मतलब जो प्योर वाटर की एक्टिविटी है उससे थोड़ा सा कम ही होता है। और अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो वाटर एक्टिविटी लेवल होता है वो 0.75 होता है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए फ्री वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको जो वाटर एक्टिविटी लेवल है उनको 0.9 या इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कम वाटर की अवेलेबिलिटी में भी इजीली ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि जितने भी स्पोलेज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, दैट कांट ग्रो बिलो 0.91। लेकिन कुछ जो स्पोलेज मोल्ड्स होते हैं वो 0.80 की एक्टिविटी के बिलो भी बहुत स्पीडली ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, जो एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है वो जैसे 0.94 से नीचे ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे मोल्ड्स होते हैं जो इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है फ्री वाटर की वो डिफरेंट होती है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम वाटर एक्टिविटी के लेवल को कम कर दें तो वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ लैग फेज ऑफ ग्रोथ and can decrease the growth rate and size of final population of microorganism। इसका मतलब है कि अगर हम जो फ्रीली अवेलेबल वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट है किसी भी फूड प्रोडक्ट का, अगर हम उसको कम कर देते हैं, घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। This is due to the adverse influence of lowered water on the metabolic activities in the organism.
सिंस ऑल केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स रिक्वायर एन एक्वस इन्वायरमेंट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और अगर हम उस फूड प्रोडक्ट में से पानी का कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट को अगर हम रिड्यूस कर दें तो हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। Here is the table that is showing the minimum water activity that supports the growth of different types of microorganisms. So the growth of microorganism is greatly affected by the level of water activity in the food, and we can easily inhibit the growth of these microorganisms by reducing the minimum level of water activity in a particular food product. Redox potential is the ratio of the total oxidizing power to the total reducing power of the substance. तो किसी भी फूड प्रोडक्ट में कितनी अवेलेबल ऑक्सीजन है ये इन्फ्लुएंस करती है कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म फूड प्रोडक्ट में ग्रो करेंगे और कौन कौन से केमिकल चेंजेस जो है फूड प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फूड, केमिकल कॉम्पोजिशन and type of microorganisms associated contribute to the oxidation reduction potential of food and affect growth of microorganisms in them. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द ईज विद विच द सबस्ट्रेट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्स पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसी भी फूड में कितनी होगी। On the basis of the ability of microorganism to utilize oxygen, organisms can be classified as aerobic, anaerobic, facultative anaerobic and microaerophilic. जो एरोबिक होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, लेकिन जो एनारोबिक होते हैं दे डोंट प्रेफर ऑक्सीजन एज इट इज़ टॉक्सिक टू देम। लेकिन जो फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं वो दोनों ही कंडीशंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। जो माइक्रो एरोफिलिक होते हैं उनको ग्रो करने के लिए कंपेरेटिवली कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बिल्कुल कम ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो भी वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। जनरली फंगाई एंड मोल्ड्स एंड ईस्ट आर एरोबिक, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे फंगाई, मोल्ड्स और ईस्ट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। लेकिन बैक्टीरिया जो है उनकी जो है ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिड रेंज पर होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो कुछ एरोबिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक भी हैं और कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं। ठीक है, तो इफ़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाई देन एरोब्स विल ग्रो बेटर देन एनारोब्स, मतलब अगर अवेलेबल ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है किसी भी फूड प्रोडक्ट में तो जो एरोबिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मोल्ड्स हैं या ईस्ट हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन अगर वहाँ जो कंडीशन है फूड प्रोडक्ट में दैट बिकम मोर रिड्यूस्ड देन एनारोबिक्स विल बी प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, उस केस में क्या है बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। एंटी माइक्रोबियल बैरियर्स, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फूड प्रोडक्ट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं या उनमें ऐड करे जाते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट या इनहिबिट किया जा सके। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फूड्स अगेंस्ट अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट पोजेसेस एंड एक्सप्रेस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। कई सारे प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें नेचुरली कुछ एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं उनमें एल्डिहाइड्स और फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गार्लिक में एलिसिन प्रेजेंट है, यूजिनोल क्लोव्स में प्रेजेंट होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड एंड यूजिनोल इन सिनेमन, ऐसे ही यूजिनोल प्रेजेंट होता है सेज में। तो ये कई सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देती हैं। मिल्क में भी कई सारी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग लैक्टोफेरिन।
जो मिल्क केजिन है उसमें भी कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देते। ऐसे ही जो लैक्टोफेरिन है वो भी एक आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है दैट इज इनहिबिटेड टू ए नंबर ऑफ फूड बोर्न बैक्टीरिया एंड इट्स यूज एज ए माइक्रोबियल ब्लॉकिंग एजेंट ऑन बीफ कैराकेसिस। ऐसे ही जो एग है उसमें भी लाइसोसाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कॉमेरिन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो ये एंटी माइक्रोबियल बैरियर्स हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं या एडिशनली ऊपर से फूड प्रोडक्ट में ऐड किए जाते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करा जा सके या इजीली इनहिबिट किया जा सके। तो इस तरीके से फूड प्रोडक्ट्स में हम स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं इजीली। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि जो जितने भी फूड्स होते हैं उनकी जो नेचुरल कवरिंग होती है उनके आउटर साइड में वो जो है एक एक्सीलेंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री के अगेंस्ट, और वो स्पॉइलेज को इजीली प्रिवेंट कर पाते हैं। ये नेचुरल कवरिंग है जैसे कि टेस्ट ऑफ सीड, शेल ऑफ एग्स इन नट्स, पील्स ऑफ फ्रूट्स इन वेजिटेबल्स, ठीक है, या जो शेल्स हैं, रिंड्स हैं, कितने भी फूड्स के वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करते हैं। द इनर पार्ट ऑफ हेल्दी टिश्यूज ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर स्टेराइल एंड कंटेन्स लेस माइक्रोबियल काउंट। लेकिन जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या है, जैसे कि एग का स्किन है या पोल्ट्री का स्किन है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रिंड है या नट्स का जो शेल है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन में जो है इनर स्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है या स्पॉइलेज है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं और जो स्पॉइलेज को इजीली प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स। Extrinsic parameters are the environmental factors in which food and food products are kept. जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन फूड को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। जो इंट्रिंसिक पैरामीटर्स होते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन जो एक्सट्रिंसिक पैरामीटर होते हैं उनको हम इजीली रेगुलेट या मेंटेन कर सकते हैं। इनके अंडर हम कवर करेंगे स्टोरेज का टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पे हम फूड प्रोडक्ट को स्टोर करें ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर पाएँ, या जो इन्वायरमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, जो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी फूड प्रोडक्ट की सराउंडिंग में, या फिर प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट। टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक टेम्परेचर रेंज होती है जिसके बीच में वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दीज आर ग्रो बिटवीन -34 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म की एक मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज होती है जिस पे वो स्पीडली ग्रो करते हैं। इस टेम्परेचर रेंज को हम कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पे ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज साइक्रोफाइल्स। साइक्रोट्रोप्स जो होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टू 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो कम टेम्परेचर रेंज पर भी ग्रो कर पाते हैं। सेकेंड वन आर मेसोफाइल्स। दीज ऑर्गेनिजम्स प्रेफरेबली ग्रो एट द टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस, जो बीच की रेंज के टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज थर्मोफाइल्स। दीज ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेटर इन रेंज ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से मतलब जो हाइयर टेम्परेचर रेंज पे ग्रो कर पाते हैं। जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग फूड प्रोडक्ट को खराब करते हैं किस बेसिस पे कि कितने टेम्परेचर रेंज पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने स्टोर किया गया है। क्योंकि दीज माइक्रोबियल ग्रोथ इज एक्म्प्लिश्ड थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शंस विच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कुछ इनकी स्पेसिफिक एंजाइमेटिक रिएक्शंस कंप्लीट हो पाती हैं। जैसे कि ईस्ट और मोल्ड है,
उनकी जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर की रेंज पे वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस पे वो इजीली ग्रो कर पाते हैं। लेकिन कुछ जो है थर्मोफाइल्स भी होते हैं, मतलब जो हाईयर टेम्परेचर की रेंज पे भी ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि साइक्रोफाइल्स हैं, मतलब जो कि कम टेम्परेचर के ऊपर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज डबल्स द कैटालिटिक रेट ऑफ एंजाइम्स एंड एवरी 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीजेस रिड्यूस इट टू हाफ। तो हमें अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट को स्पॉइलेज से बचाना है, हमें उसकी जो टेम्परेचर रेंज को, स्टोरेज का जो टेम्परेचर रेंज है उसको हमें फिक्सअप करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में उसका पीएच लेवल क्या है, ठीक है, उसी के हिसाब से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उसको किस टेम्परेचर रेंज पे हम स्टोर करें ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ रेट है उसको हम कम कर पाएं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में जो है कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द एयर टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड अंडर द सैचुरेशन कंडीशन एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी भी फूड प्रोडक्ट में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसका रेशियो हम निकालेंगे कि उसकी जो सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और जो वाटर एक्टिविटी होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे कि अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट में वाटर एक्टिविटी कम है और अगर हम उसको प्लेस करेंगे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में, तो मॉइस्चर जो है इन्वायरमेंट से उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है। मतलब वो फूड प्रोडक्ट वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा इन्वायरमेंट से जब तक कि सैचुरेशन नहीं आ जाती है। और इसी तरीके से इसका ऑपोजिट, अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट में मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा है, और उसको हम कम ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है इन्वायरमेंट में, वहाँ प्लेस करेंगे, तो जो फूड प्रोडक्ट है वो अपने मॉइस्चर को लूज कर देता है जब तक कि सैचुरेशन ना आ जाए। तो इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वाटर एक्टिविटी है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में स्टोर करते हैं तो उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में जो डोरमेंट स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या फंगाई के, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। और एक बार जब वो एक्टिवली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वाटर, उसकी फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो उस फूड प्रोडक्ट में जो है वाटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर जो बैक्टीरिया या जो और भी जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से फूड में स्पॉइलेज होनी शुरू हो जाती है। प्रेजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, किसी भी फूड प्रोडक्ट के सराउंडिंग में कौन सी गैस प्रेजेंट है ये भी डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा स्पॉइलेज होएगी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है कि इम्पोर्टेंट गैस है जो कि फूड प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी उतना ही अफेक्ट करती है। ऑक्सीजन अगर फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है तो उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के रिडक्स पोटेंशियल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक गैस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करी जाती है। जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेज्ड फूड्स जो होते हैं वो इसी गैस को यूज़ करके पैक करे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो ओजोन गैस है वो भी एक इम्पोर्टेंट गैस है जिसकी हाई एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं फूड में स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो ओजोन गैस का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी इफेक्टिव रेंज है 1 to 5 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। लेकिन जो ओजोन गैस है उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि जो ओजोन है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, इसलिए जो फैट कंटेनिंग फूड्स जो होते हैं
उनके पास हम इसको ओजोन गैस को यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उनका रेंसिड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है कि कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है इंक्रीज कर दें एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फूड में अगर हमें इस पॉलिस को प्रिवेंट करना होता है, इनिबिट करना होता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन वो हम एक लेवल से ऊपर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कई सारे फूड आइटम्स की पैकेजिंग के लिए भी यूज करी जाती है, ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। प्रेजेंस एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जब वो बढ़ना शुरू होते हैं तो उनमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि एंटीबायोटिक का काम करते हैं किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो एक जो पॉपुलेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो दूसरी पॉपुलेशन को, मतलब दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोक देते हैं। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सब्सटेंसेस और मेटाबोलाइट्स लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट आर आइदर लीथल और इनहिबिटरी टू अदर्स। जैसे कि स्पेशली जो मोल्ड्स होते हैं ना, वो जब कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं जो कि कुछ दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होते हैं। इस तरीके से एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है वो किसी दूसरे के लिए इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर सकती है। सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस सच एज एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, बैक्टीरियोसिन्स। दीज मेटाबोलाइट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड बोर्न ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो इस तरीके से इनहिबिटरी कुछ मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से इनहिबिट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं। Here are some important questions related to this topic. First one is, what are the intrinsic factors for microbial growth? Options are moisture, pH, redox potential, and all of these. So answer is all of these. Second one is, the most spoilage bacteria grows at neutral pH. Third question is, water activity can act as we studied in this topic, water activity can act as extrinsic factor, a processing factor, an intrinsic factor determining the likelihood of microbial proliferation. So the answer is all of the above. Next question is, microorganisms require large quantities of dash for use in cell structure and metabolism. So microorganism requires water for their growth. Next question is, an organism that cannot grow without oxygen is an obligate anaerobe. Next question is, an organism that cannot tolerate an oxygen environment is an obligate anaerobe. Next question, an organism that can exist in both oxygen and oxygen free environment is facultative anaerobe. Sodium chloride can act as both as transporting nutrients and as antagonist at optimal concentrations. Next one is, yeast and mold count determination requires acidified potato glucose agar. And the last question is, this is not an extrinsic factor. This is pH, as pH is the intrinsic factors. यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये रेफरेंसेस को फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें 2 बुक्स हैं और बाकी इंटरनेट के रेफरेंसेस हैं। तो इन लिंक को फॉलो करके आप इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।